नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बता दूं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। शाम को करीबन 7 बजे उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी दिल्ली में मौजूद। इस समय बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूबे के सियासत के लिहाज से भी ये जानकारी बेहद अहम हो जाती है। शाम को 7 बजे राजधानी दिल्ली का रुख करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कई अहम मंत्रियों से मुलाकात भी होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजीव हमारे साथ में मौजूद हैं। संजीव, अचानक से ये दौरा सीएम का प्रस्तावित होता है और शाम को 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे। बिल्कुल पूजा, इसमें सियासी जो अटकलें हैं उसके बाजार फिर गर्म हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी चर्चा पिछले 6 महीने से, जब से अरविंद शर्मा जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, जब से वो उत्तर प्रदेश आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल छोटे जो दल है उनसे भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क बनाना चाहती है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से राजनीतिक उभार पाने वाले जयंत चौधरी हो, उनको लेकर चर्चा हो सकती है जेपी नड्डा और अमित शाह से, क्योंकि 2022 की जो राहें हैं चुनाव की वो कहीं ना कहीं मुश्किल होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कोरोना में मिसमैनेजमेंट, इसके अलावा पिछले 9 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर तमाम चीजें सामने आई थी, उसको लेकर बात हो सकती है। दिल्ली में हाई लेवल बैठक है उत्तर प्रदेश को लेकर और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। पूजा, इसमें बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस समय सूबे का सबसे बड़ा मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसके अटकलें लगातार कयास लगाए जाते रहे हैं और एक बार फिर से इसी कयास को हवा। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से रूबरू होने वाले हैं। करीबन 42 करोड़ की धनराशि के पुरस्कार से इन तमाम खिलाड़ियों को, दिग्गजों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह शाम को 3 बजे से अटल बिहारी कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री खेल और खिलाड़ियों के लिए भी कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेताओं को राज्य पत्रित अधिकारी बनाने की घोषणा आज से पहले हुई थी, इस पर अमल नहीं हो पाया था। इस संबंध में भी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कई करोड़ों की धनराशि यहां पर तमाम खिलाड़ियों को सम्मान में दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक विजेताओं का सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा स्टेडियम में सम्मान करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट? देखो पूजा, आज उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश का नाम रोशन करने वाले जो खिलाड़ी हैं, आज उनका सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद रहेंगी। तो जाहिर सी बात है पूजा, जो खिलाड़ी, जो व्यक्ति अपने देश का नाम रोशन करे, अगर बड़े अपने घर के या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया उसका हौसला अफजाई करते हैं, तो जाहिर सी बात ऐसे में खेल जगत के लिए उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो अभी तक खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो धनराशि है, हालांकि जिला स्तर के भी जो कोच हैं या फिर जो खिलाड़ी, उनका भी आज सम्मान होना, करीब 125 खिलाड़ी ऐसे हैं जिला स्तर के, उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो यानी खेल जगत को ले एक बड़ा उपलब्धि है, एक बड़ी एक पहल है सरकार की तरफ से कि इस तरीके से कुछ सम्मान होगा खिलाड़ियों को। तो आगे ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होने वाली है और ये बेहद खास भी होने वाली है।
तो आज विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। क्यों ये आसार हैं? क्योंकि करीबन 11 बजे सदन की कार्रवाई में सीएम मौजूद होंगे। कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिस पर आज चर्चा की जाएगी। विपक्ष लगातार सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज भी सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सभी विपक्षी पार्टियां मानसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी को घेर रही हैं और आज तीसरा दिन है। अब आज ये समझिए कि आज क्यों हंगामा हो सकता है। आज इसलिए हंगामा हो सकता है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो विपक्षी दल है वो लगातार महंगाई को लेकर के क्वेश्चन मार्क करते रहे हैं और हंगामा भी महंगाई को लेकर के ही होता रहा है। अब ऐसे में बजट की अपेक्षा की गई थी कि 30 से 40 हजार करोड़ का बजट हो सकता है, लेकिन वो बजट 7,000 कुछ करोड़ में सिमट गया है। अब ऐसे में विपक्ष सरकार को घेर सकता है कि अपेक्षाओं के अनुरूप बजट नहीं रहा, क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी बजट आने के बाद शुरू हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आज बजट के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। माफ कीजिएगा, मानसून सत्र के तीसरा दिन है, अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है और जैसा कि सभी जानते हैं जितनी बड़ी अपेक्षा की गई थी अनुपूरक बजट को लेकर के, उतना बड़ा बजट रहा नहीं है। बिल्कुल, ये अपेक्षा इसलिए भी थी पूजा, क्योंकि अगले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को उम्मीद थी कि अनुपूरक बजट की जो लागत है, जो मानक है, वो 30 से 40 हजार करोड़ का हो सकता है, लेकिन ये बजट 7,000 करोड़ में निपट गया। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को थी, उस पर योगी सरकार कहीं ना कहीं खरा उतरने में नाकाम रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना और तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में यदि सर्वांगीण विकास करना है तो जातिगत जनगणना करानी जरूरी है और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल में इसको उठाया भी। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना, सरकार की ओर से वो मुख्यमंत्री को राजनीति का श्री राम कहते नजर आए, यानी भगवान राम और परशुराम और लगातार जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में उतर सकती है। लेकिन बात करें विकास की तो उस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार खरा उतरने में नाकाम रही है, खास तौर से अनुपूरक बजट की बात करें पूजा तो। बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। प्रियंका ने बुधवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिया, 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिया। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हैं तो नौकरियों का ब्यौरा भी पेश करे, लेकिन सरकार से जवाब आया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रियंका ने पूछा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं कि 4 लाख नौकरियां आखिरकार किन किन विभागों में दे दी गई और कब कब दी गई है, यही बता दीजिए। तो वहीं प्रियंका के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका समेत कांग्रेसी और विपक्षी नेता योगी सरकार के बारे में झूठ और अफवाहें फैला रहे हैं। कोरोना काल में भी फर्जी बसों की सूचना भेजकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भ्रम फैलाया था। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यह अभ्यास बन गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में समय समय पर अफवाहें और झूठ फैलाते रहे। जब कोरोना का कालखंड था तो बसों की फर्जी सूची भेज देने का काम किया था, अब नौकरियों को लेकर के भ्रम फैलाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 लाख से अधिक नौकरियां बिना भाई भतीजावाद के, बिना जातिवाद के, बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के आज पारदर्शी तरीके से देने का काम किया है। लेकिन प्रियंका जी को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेसी कल्चर में इस तरह से नौकरियां कभी होती नहीं थी। आज प्रियंका जी झूठ फैलाने का काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान ये सच जानते हैं कि आज बिना किसी सिफारिश के उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर 4 लाख से ज्यादा युवाओं को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी मिली है और 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को आज उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला।
यूपी में विधायकों के विवादित बयान अब आम हो चले हैं। एक बार फिर से भाजपा विधायक ने मुहर्रम को लेकर विवादित बयान दे डाला। इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कानपुर से भाजपा विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा। इन्होंने मुहर्रम को लेकर लोगों को धमकाया है। उन्होंने बयान दिया कि किसी माई के लाल में दम है तो ताजिए को दफना कर दिखा दे। उनके इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक सांगा इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कि साथियों, आज प्रधान जी, मैं अभी एसओ को अवगत करा दूंगा, अन्य अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आप भी एक लिखित अपना प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। जो भी अराजक तत्व तो यहाँ पर आते हैं, आपकी अगर अनुमति, आपकी समिति की अनुमति के बगैर यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे फोन करिए। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर दखल डालेगा। साथियों, यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई का लाल की यह हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन इसे लेकर अब भारत में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राना ने विवादित बयान दे दिया। मुनव्वर राना ने कहा कि तालिबान ने सही किया, अपनी जमीन पर कब्जा तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। मुनव्वर राना ने तालिबान के आतंकी नेटवर्क पर कहा कि आतंकी तो आप कह रहे हैं ना, आप खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। आपके यहाँ तो आतंकी की परिभाषा निकाली ही नहीं गई है कि कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान आतंकी संगठन हो सकता है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें आतंकी कैसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। कानपुर देहात में झिंझक स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की OHI लाइन टूट गई थी। ट्रैक बाधित होने के चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों को पीछे के स्टेशन पर ही रोक दिया गया, जिससे डाउन का रेल यातायात ठप हो गया। आपको बता दें कि लाइन टूटने की वजह से बिहार संपर्क क्रांति और भागलपुर एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों सहित दर्जनों ट्रेनें फंसी रह गईं। दरअसल महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से मवेशी की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मवेशी OHI लाइन के खंभे से टकरा गया था और तार टूट गया। तार टूटने से यातायात प्रभावित हुआ है और यात्रियों को परेशानियों का सामना भी लंबे समय तक करना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रदेश शासन के गृह सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीनों को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने संशोधन अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे का याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय भी दिया है। इस अर्जी की सुनवाई 24 अगस्त को होने वाली है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों में इस मुद्दे को उठाने पर आपत्ति भी की गई थी। इसके बाद बोर्ड ने जिला जज की अदालत के समक्ष दाखिल पुनर्निरीक्षण अर्जी वापस ले ली और याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल की थी। तो चंबल उफान पर है और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा पूर्वांचल में कई स्थानों पर सामान्य बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इसी क्रम में 20 और 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अधिकांश जगहों पर, पूर्वांचल में कई जगहों पर बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो मानसून करीबन 2 हफ्ते के बाद 19 अगस्त से फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर 19 से 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर दोपहर 3:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। आज शाम 4 बजे विधानसभा के कार्यों की मंत्रणा को लेकर बैठक की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 2 बैठकें हैं, यहाँ पर 2 बैठकों का जिक्र हो रहा है। एक सर्वदलीय बैठक है, एक विधानमंडल की बैठक है। कैबिनेट बैठक का जिक्र हो रहा है। 23 अगस्त से विधानसभा का चूंकि सत्र शुरू होने वाला है, तो इस लिहाज से ये दोनों ही बैठकें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी, दूसरी जो है विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, आज ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं आगामी मानसून सत्र को लेकर। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, तो उससे पहले ये 2 बड़ी बैठकें आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा देहरादून में होगी। तो इसमें जो पहली बैठक होगी वो 3:30 बजे से है। सभी दलीय नेताओं के साथ ये बैठक होगी, जिसको सर्वदलीय बैठक का नाम दिया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो बयान जारी किया गया था देर शाम को, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 23 अगस्त से जो विधानसभा का सत्र संचालित होगा उसको सुचारू और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसके लिए सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। और सभी दलीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी कि क्या क्या मुद्दे वो उठा सकते हैं और किस तरह से सत्र का संचालन बेहतर और सुचारू तरीके से वो कर सकते हैं। इसके बाद जो 4 बजे का समय रखा गया है वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का रखा गया है। इसमें तय होगा कि सरकार के पास कितना बिजनेस है और कितने दिन का वो सत्र चलाना चाह रहे हैं। हालांकि जो भी कार्यक्रम जारी किया गया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, वो 23 तारीख से 27 तारीख तक के सत्र संचालन का कार्यक्रम जारी किया गया है। और आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि 23 तारीख से जो सत्र का आगाज होगा वो अगले कितने दिनों तक रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अजीत काम्बोज ने साफ तौर पर बताया कि सिलसिलेवार ये जो बैठकें हो रही हैं इसमें क्या कुछ बिंदु अहम होने वाले हैं और सबसे बड़ा जो बिंदु है वो यही रहने वाला है कि सदन की कार्रवाई कितने दिन के लिए, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, कितनी सिटिंग्स होंगी, प्रश्नकाल कैसा रहने वाला है, कितने प्रश्न आमंत्रित किए जाएंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त यानी कि कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान 2 दिनों के दौरे के दौरान अलग अलग 11 बैठकों में जेपी नड्डा खुद शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों के साथ अलग से मीटिंग करेंगे। 21 अगस्त को रायवाला में नड्डा पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद जिलाध्यक्ष नगर निगम डीसीबी अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। नड्डा 21 की शाम को हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा चुनावी साल के लिहाज से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिहाज से, हर लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहां से आई हर एक तस्वीरों में दर्द झलक रहा है और दर्द की हर तस्वीर में एक नई दास्तान है। लेकिन एक ऐसी जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करने पर लगी हुई है, जो तालिबान की भाषा बोल रहे हैं और उसकी वकालत भी कर रहे हैं। क्या तालिबान को सही ठहराने वाले ये लोग सही माने जाएं? एक खास रिपोर्ट देखिए। सरजमीनी अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकुओं का खौफ कहर बनकर टूट रहा है। हर वीडियो में दर्द की एक नई कहानी सामने आ रही है। ऐसा दर्द जो खौफ फैला रहा है, बहुत ज्यादा खौफ। लेकिन देश और दुनिया में ऐसे लोगों की जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से समर्थन देने में जुटे हैं, तालिबान की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान ने। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। लगता है सांसद जी को तालिबान से बेपनाह मोहब्बत हो गई है, तभी तो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को तालिबान की आजादी की जंग करार दे रहे हैं। तालिबान को हर्फ ब हर्फ सही ठहरा रहे हैं।
अपने ही देश में तालिबान की वकालत करने वाले भी सामने आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। और हमारा एयरक्राफ्ट वहां भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल ले जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? तालिबान की वकालत करने का सिलसिला यही नहीं रुका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी तालिबान के हक में अपनी बात साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि तालिबान के लड़ाकुओं को सलामी तक दे रहे हैं। नोमानी का कहना है कि तालिबान की सेना ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत फौजों को धूल चटाई है। इन नौजवानों ने काबुल की सरजमी को चूमा है कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह और गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। तो देख लीजिए नोमानी साहब कि आपके तालिबानी लड़ाकू किस तरह अफगानिस्तान की सरजमी को चूम रहे हैं, और सिर्फ वो चूम ही नहीं रहे बल्कि अपने जोश और जुनून में इतने बदहवास हैं कि इंसाफ के इकबाल को चकनाचूर करने पर तुले हुए हैं, और कुछ इस तरह कि न इंसानियत पर यकीन रह जाए न मजहब पर। और यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके सज्जाद सोमानी प्रवक्ता हैं, ठीक इसी संस्था के सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी भी। हालांकि सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल के सदर थाना में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 से देशद्रोह के मामले में, धारा 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 अन्य लोगों ने फेसबुक पे एक वीडियो में ऐसी बातें कही जिन पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फेरिस्त बहुत लंबी है और इस फेरिस्त में एक नाम पीस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का भी है। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, जिसमें मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वही मुल्ला बरादर जिसके ऊपर कई आतंकी मामले दर्ज थे, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि कभी जिस प्रेसिडेंट हाउस में टेबल पर पेन रखे जाते थे, दस्तावेज रखे जाते थे, जहां विकास की बात होती थी, वहां आज AK-47 और मशीन गन रखी हुई है। लोग अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सामने तालिबान के टेरर की अलग अलग वीडियो सामने आ रही है, लेकिन तालिबान के हक में कसीदे पढ़ने वाले और तालिबान के हक में इकबाल बुलंद करने वाले लोगों को क्या सही माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि हवाई बातें करने वाले भाजपाइयों को समझ आ गया है कि उनके बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की हवाई पट्टियों तक को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं और लगता है कि खुद से ही कह रहे हैं कि हमसे ना हो पाएगा। भाजपा सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहती है, नहीं चाहिए भाजपा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।